हेलो स्टूडेंट, एसएनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, है ना, जो बोर्ड के लिए वही हद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप इम्पोर्टेंट लिख लेना। हमने कल पढ़ा था प्रतिशतता, तो प्रतिशतता को हम निकालते हैं बिलियन के 100 भागों में, है ना। वो यहाँ पर है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन को बोलते हैं बेटा क्या, 10⁶ माना 10 लाख। ठीक है, मिलियन का अर्थ है 10⁶ या 10 लाख। तो कल 100 भाग लिए थे, आज हम कितने भाग लेंगे? बिलियन के 10 लाख भाग लेंगे। तो 10 लाख भाग लेने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि कई बिलियन ऐसे होते हैं जिन बिलियनों में विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही कम मात्रा घुली होती है। जैसे आप टूथपेस्ट सब जानते हैं, टूथपेस्ट में आपने ऐड देखा होगा टीवी पे, कैल्शियम की मात्रा, टूथपेस्ट में कैल्शियम की मात्रा काय में होती है? पीपीएम में होती है ना। तो उसी प्रकार से दिल्ली की हवा में SO2 गैस की मात्रा, SO2 गैस की मात्रा बहुत कम होती है। जिन गैसों की मात्रा ज्यादा होती है उन्हें तो हम प्रतिशतता में व्यक्त करते हैं। आपने पढ़े भी होंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, 78%, है ना। और ऑक्सीजन कितनी होती? 21%। ये होती नाइट्रोजन, ये होती ऑक्सीजन। तो अब इनको हम काय में व्यक्त कर रहे हैं? प्रतिशतता में व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायु में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना। लेकिन यदि दिल्ली की हवा में SO2 गैस की मात्रा देखें तो लगभग पाई जाती है, अगर प्रतिशतता में लिखेंगे हम तो 0.000001 के लगभग पाई जाती है। तो ये मात्रा बहुत कम हो गई। इसको बार बार लिखने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसे बिलियन, जिन बिलियनों में विलय बहुत अत्यल्प मात्रा में घुला है, बहुत कम मात्रा में घुला है, तो उन बिलियनों के सांद्रण को या मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन या ppm में सांद्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले परिभाषा के पहले आपको लिखना है कि इस इकाई का उपयोग तब किया जाता है जब बिलियन में विलय की बहुत कम मात्रा घुली हो। साथ में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बुक में परिभाषा दी है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे दिल्ली की हवा में SO2 गैस की मात्रा, टूथपेस्ट में कैल्शियम की मात्रा। और आपको स्टूडेंट ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से प्रतिशतता की परिभाषा लिखी थी वही परिभाषा सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, बनाने में कोई अंतर नहीं। क्योंकि प्रतिशतता भी दो प्रकार की थी, आयतन प्रतिशतता और भार प्रतिशतता। उसी प्रकार से ppm में सांद्रण भी दो प्रकार का होता है ना। आप एक को आयतन के अनुसार कह सकते हैं, एक को भार अनुसार। तो आप लिख भी सकते हैं आगे, आयतन के अनुसार या भार के अनुसार बिलियन के 10⁶ भागों में विलय या विलय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं? ppm में सांद्रण कहते हैं। वहां हमने लिखा था बिलियन के 100 भागों में, यहां हमने लिख दिया क्या? बिलियन के 10⁶ भागों में। 10⁶ भाग को क्या बोलते हैं हम? 10 लाख भागों में, ऐसा भी लिख सकते हैं। 10 लाख भागों में विलय या विलय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं? ppm में सांद्रण। और जो आपका प्रतिशतता वाला फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला यहां पर हम उपयोग करते। तो ये आपकी परिभाषा हो गई, बिलियन के 10 लाख भागों में विलय या विलय के भागों की संख्या को ppm में सांद्रण कहते हैं। मोस्टली हम विलय का ppm में सांद्रण निकालते हैं, विलय का ppm में सांद्रण नहीं निकालते। तो अब इसके बाद हम आपको एक दो उदाहरण देके बता रहे हैं कि किस प्रकार से समझ में आएगा आपको ppm में सांद्रण। तो उदाहरण है, इसमें आपको उदाहरण लिखना है। उदाहरण में है कि दिल्ली की हवा में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ppm में सांद्रण, ऐसा उदाहरण लिखेंगे आप। ppm में सांद्रण कितना पाया गया? 10 ppm पाया गया, 10 ppm पाया गया। तो बताओ स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है कि यदि दिल्ली की कितनी वायु ली जाए, कितनी हवा ली जाए? दिल्ली की 10⁶ ml वायु ली जाए या हवा ली जाए, वायु ली जाए, तो उसमें 10 ml SO2 उपस्थित होगी।
ये है ppm का। अब आपको डिपेंड करता है कि आप जो बिलियन के भाग बना रहे हैं वो काय में बना रहे हैं, ml में बना रहे हैं या लीटर में। तो देखो 10⁻6 ml वायु माने कितनी वायु, 10 लाख ml, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 10 लाख ml आप हवा लेंगे जब दिल्ली की, तो उसमें कितनी निकलेगी, मात्र 10 ml SO2 निकलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि पूरा बिलियन लेंगे जब हम 10 लाख ml, तब मात्र 10 ml SO2 गैस होगी उसमें, है ना। तो हम कहेंगे कि बिलियन में विलेय कैसी मात्रा में है, अत्यंत कम मात्रा में। आपका सर हमें ml नहीं लेना, ठीक है ना लो, तो इसका मतलब आप लेंगे कि 10 लाख, आप ml नहीं ले रहे हैं, लीटर ले रहे हैं, तो 10 लाख लीटर ले लें, माने 10⁻6 क्या ले लें, लीटर। तो इसमें कितनी निकलेगी, तो इसमें निकलेगी बेटा कितनी, 10 लीटर निकलेगी। बात वही है ना। अब कई बार ml ले लेते, कई बार लीटर ले लेते, तो आप सोचो कितनी हवा होगी। 10 लाख लीटर का सिलेंडर लें, वो दिल्ली की हवा उसमें भर दें, कितनी, 10 लाख लीटर हवा भर दें, तो मात्र उसमें 10 लीटर क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। अब अगर आप कहें ये तो कौन सी हो गई, आयतन के अनुसार हो गई। अगर आप कहें कि सर इसमें द्रव्यमान या भार के अनुसार भी हो सकती, तो बिल्कुल हो सकती। द्रव्यमान के अनुसार हो सकती कि ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में कैल्शियम की मात्रा आप देखना, टूथपेस्ट में कैल्शियम की मात्रा दी होती, किसी टूथपेस्ट में 20 ppm दी होती है ना, किसी टूथपेस्ट में 50 ppm दी। तो टूथपेस्ट में यदि कैल्शियम की मात्रा कितनी है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, 20 ppm है। तो अब यहां पर कैल्शियम को हम ml में तो लिख नहीं सकते ना, लीटर में लिख सकते, काय में लिखेंगे, या तो ग्राम में या किलोग्राम में। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि अगर टूथपेस्ट कितना ले लें हम, 10⁻6 या 10 लाख किलोग्राम टूथपेस्ट लें, 10 लाख किलोग्राम, समझना अच्छी तरह से, टूथपेस्ट लें तो उसमें 20 किलोग्राम क्या होगा, तो उसमें 20 किलोग्राम कैल्शियम होगा। कितने में, 10 लाख किलोग्राम टूथपेस्ट में 20 किलोग्राम कैल्शियम होगा। अगर आप कहें ग्राम में, तो इसका मतलब होगा कि 10⁻6 यानी 10 लाख ग्राम टूथपेस्ट में कितना टूथपेस्ट होगा, एक कैल्शियम होगा, बोलो, टूथपेस्ट होगा 20 ग्राम होगा, 20 ग्राम, क्योंकि हमने यहां पर 10 लाख ग्राम लिया है, तो बहुत कम मात्रा होगी। 10 लाख किलोग्राम टूथपेस्ट लेंगे हम, जैसे बबूल आता, कोलगेट आता, तो उसमें मात्र 20 किलोग्राम कैल्शियम निकलेगा। तो इसे काय का उपयोग तब किया जाता है जब बिलियन में विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 1 बिलियन, माने 1 बिलियन माने 10⁻6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट और वॉल्यूम, माने वेट के अनुसार भी हो सकते हैं और वॉल्यूम के अनुसार, इज नॉन एज कंसंट्रेशन पार्ट ऑफ पर मिलियन, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विलेय की मात्रा यानी सॉल्यूट की मात्रा बिलियन में कितनी प्रतिशत है। तो अब इसके लिए हम एक आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ppm में सांद्रण का फॉर्मूला हम आपको समझा रहे हैं, और आपको मालूम है जो प्रतिशतता का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला ppm में सांद्रण का है। और जनरली आप लोग क्या करें, मैथमेटिकली फॉर्मूला याद करें, है ना, भाषा में लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यदि बिलियन में 2 घटक हैं a व b, तो घटक b का निकालेंगे हम विलेय का, तो घटक b माने इसको बोलेंगे विलेय का ppm में सांद्रण, विलेय b का ppm में सांद्रण बराबर। तो क्या करेंगे, हमने बताया था जिस घटक की मात्रा निकालनी, चाहे आपको प्रतिशतता निकालनी हो चाहे ppm में सांद्रण, उस घटक का भार ऊपर लिख देते तो अपॉन में बिलियन का कुल भार आ जाता, दोनों का रेशो करके। तो WB माने विलेय का भार, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, बटा बिलियन का कुल भार। तो बिलियन के कुल भार को क्या लिखेंगे हम, WA + WB, यही लिखा था ना अपन ने प्रतिशतता वाले फॉर्मूला में, आपने यही फॉर्मूला लिखा था। आप कल का वीडियो देख सकते हैं, पुराने वीडियो में देखें। तो इसमें हमने इनटू किया था कितने का, 100 का। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं कितना, 10 लाख में, तो 10⁻6। ये फॉर्मूला हो गया विलेय b के ppm में सांद्रण का। ये कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान देना, ये है मास के बेस पे या वेट के बेस पे, है ना, अकॉर्डिंग टू वेट, उसके अनुसार है। अगर आप कहें कि सर हमें आयतन के अनुसार निकालना है, तो अगर गैस में घुली है ना, जैसे जल में कोई गैस घुली है तो उसमें आ जाता है आयतन,
तो अगर आयतन के रूप में लिखना है तो बिले बी का पीपीएम में सांद्रण, फॉर्मूला वही हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ W की जगह हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 10⁻6, है ना। हमने बताया था मोस्टली आपको कि WB क्या है, तो ये आप लोग कॉपी कर ले सकते हैं। WB बिले का भार है, WA विलायक का भार है जो पानी है उसमें घुला हुआ, और WB बिले का भार है, और WA प्लस WB विलयन का कुल भार है। मोस्टली बुक्स में ऐसा लगा होता बिले बी का पीपीएम में सांद्रण बराबर बिले का भार बटा विलयन का कुल भार इंटू 10⁻6। तो भाषा के रूप में लिखा है, हमने लिख दिया है मैथमेटिकली, तो ये मैथमेटिकली बढ़िया है, जल्दी याद भी हो जाता है। बस यहाँ ध्यान देना है कि प्रतिशतता में हमने 100 से इंटू किया था, इसमें हम 10 लाख यानी 10⁻6 से इंटू करेंगे, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। अब अगर आपको फॉर्मूला आ गया है, ये फॉर्मूला हो गया भार के अनुसार, ये हो गया आपका आयतन के अनुसार, आपको फॉर्मूला आ गया है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक न्यूमेरिकल लिख के बता रहे हैं, 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये न्यूमेरिकल है, 100 मिलीग्राम CaCO3 को जल में घोलकर 1000 ग्राम विलयन बनाया गया है। तो बने हुए विलयन का पीपीएम में सांद्रण ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में होगा इसका 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन पीपीएम। माने इसको आपको जो कंसंट्रेशन है माने सांद्रण है वो पीपीएम में कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर देखो आप, इसकी मात्रा बहुत कम है, 100 मिलीग्राम है ना, और इसकी मात्रा है 1000 ग्राम। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें बिले हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कैल्शियम कार्बोनेट माने चूना पत्थर, तो चूना पत्थर को आप भूल रहे हैं, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, बी की, ये बिले हो गया, तो WB का भार हो जाएगा कितना, 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम। और इसके बाद आपका जो टोटल विलयन है, आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, कुल विलयन कितना है, तो कुल विलयन को हम क्या बोलते हैं, WB अलग से नहीं दिया इन्होंने, कई सवालों में विलायक और विलेय की मात्रा अलग दी होती है, तो विलायक की अलग रख देंगे, विलेय की अलग। इसमें जो दिया है ये टोटल बिट दिया है WB प्लस WB इंटू 1000 ग्राम। अब यहाँ पर एक ध्यान देना है, तो जो विलेय की मात्रा दी गई है वो मिलीग्राम में दी गई है, और जो विलायक की मात्रा दी गई है वो ग्राम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको मालूम ही है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम, 10⁻³ मिलीग्राम, 1 ग्राम है ना, 1000 होते हैं। तो अब इस मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो अगर आप उल्टा करेंगे तो इसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो हम इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ का इसमें इंटू कर देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको। इस मिलीग्राम को हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बिलियन का जो भार दिया है वो ग्राम में दिया है। हमें दोनों ही राशियां काय में करनी पड़ेंगी, या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि उसको हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो फिर आंसर भी आपका मिलीग्राम में आएगा, है ना, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, हमें कंसंट्रेशन किसका निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है, तो हम निकालेंगे B का पीपीएम में सांद्रण, B का पीपीएम में सांद्रण इक्वल टू, तो WB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिलीग्राम में है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁻3, तो ये काय में निकल जाएगा, ग्राम में निकल जाएगा। तो WB की वैल्यू रख देंगे हम 100 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये कितना है 1000 इंटू कितने में निकालते हैं हम, 10⁻6 में निकालते हैं। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसके हिसाब से किसमें निकालते, 10⁻6। तो आप देखें आपके इसमें 10⁻6 में आप कैलकुलेट करेंगे हम, इक्वल टू ये कितनी है 10⁻6, ये है माइनस, कितना बचेगा 100 इंटू 10⁻³ अपॉन, आप इसको भी कितना लग सकते हैं 10⁻3, है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, वो इसमें दिख नहीं रहा था नीचे, तो इसमें 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपन में कितना बचेगा 10, और ये पावर कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा, नीचे बचा ऊपर बचा कितना 10⁻³ इंटू 10⁻6, यहाँ पर नीचे बचा क्या 0, तो इसमें से एक पावर और कम हो जाएगी, अगर ऊपर पहुँचेगी तो -4 हो जाएगी, है ना।
तो ये 10 टू दी पावर को आप 1 लिख सकते हैं, ऊपर पहुंचेगी -1 हो जाएगी, तो पूरी टोटल पावर हो जाएगी 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, कितनी बचेगी 10 टू दी पावर 2, यानी आप उसको क्या लग सकते हैं 100 ppm। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से देखें। 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 1000 ग्राम बिलियन बनाया गया है। बने हुए बिलियन का ppm में स्थान ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, इसमें WB बिलियन की मात्रा कितनी दी गई है 100 मिलीग्राम, और बिलियन कुल दिया गया है 1000 मिलीग्राम। तो बिलियन की वैल्यू क्या होगी WA प्लस WB इक्वल टू 1000 ग्राम। वही फॉर्मूला जो हमने आपको लिखाया था, B का ppm में स्थान क्या होता है WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 टू दी पावर 6। तो WB की वैल्यू पुटअप कर देंगे ऊपर। WB की वैल्यू कितनी है, WB की वैल्यू निकाली थी हमने 100 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, और ये टोटल बिलियन का क्या है वजन है, कितना है 1000 ग्राम। सब 1000 इसमें रख दीजिए 10 टू दी पावर 6। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 10 बचेगा, है ना। तो 10 को यदि आप ऐसा कर दें, इसमें 6 जीरो है तो 10 टू दी पावर 5 बचेगा, है ना। इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें तो 10 टू दी पावर 2 बचेगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या 100 ppm। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना मूल प्रभाज या मूल अंश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये कई बार पेपर में आया है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसको समझने के लिए देखो, अंश आपने मैथ में पढ़ा हो या प्रभाज इसको हम बोलते हैं। अंश माने एक का हिस्सा, जैसे 100 में निकालते आप हिस्सा, आपने अभी 10 लाख में हिस्सा निकाला, इसमें निकालेंगे 1 में हिस्सा, जैसे आधा हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/5 हिस्सा। तो बिलियन में 2 घटक होते हैं मोस्टली, विलेय और विलायक। तो बिलियन में अब आप कहेंगे कि बिलियन का मूल प्रभाज क्या होगा, तो बिलियन का मूल प्रभाज ही निकलता, बिलियन के किसी घटक का मूल प्रभाज निकलता है। तो बिलियन में 2 घटक होते हैं, कभी कभी 3 भी घटक हो सकते हैं। तो बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। मूलों की संख्या आपने पढ़ी होगी, नहीं तो हम अगले वाले टॉपिक में फिर पढ़ाएंगे आपको मूलता में। अभी हाल तो आप देख लीजिए, मूलों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से। तो जिस घटक का मूल प्रभाज निकालना है उस घटक को हमने बताया भी था आपको, जो चीज निकालनी है उसको ऊपर रखते, अपॉन में क्या रखते, कुल बिलियन का आयतन रखते। तो यहाँ पर निकालना है मूल प्रभाज, तो मूल को बोलते हम क्या, मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं, मूलों की संख्या से। कैसे निकालते हैं, मूलों की संख्या से। तो n माने होता है मूलों की संख्या। अब बिलियन में 2 घटक होते हैं, तो बिला Na हो जाएगा क्या, विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या, और n भी हो जाएगा आपका विलेय के मूलों की संख्या। हमने बताया था आपको कि हम विलायक को A से डिनोट कहते, विलेय को B से। तो कोई भी घटक, जिस घटक का आप मूल प्रभाज निकाल रहे हैं उस घटक के मूलों की संख्या आएगी ऊपर, अपॉन में क्या आएगा, बिलियन के कुल मूलों की संख्या। और हम कितने में निकाल रहे हैं, 1 में, तो हम 1 से इंटू करेंगे तो 1 लिखा नहीं जाता है ना। तो बिलियन में यदि आपसे कहा जाए विलेय का मूल प्रभाज निकालिए, तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मूलों की संख्या तथा अपॉन कुल मूलों की संख्या। इंग्लिश में हो जाएगा इन ए सॉल्यूशन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना, नॉन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे आपको सॉल्यूट का निकालना है, तो इन ए सॉल्यूशन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऊपर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल माने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के अपॉन में नीचे आते हैं। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, यहां से हिंदी में लिखेंगे अगर आप, तो बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या, जो भी घटक आप निकाल रहे हैं, किसी एक घटक के मूलों की संख्या, किसी एक घटक के मूलों की संख्या कर दो। तो देखो इस प्रकार से परिभाषा हो गई, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या, जिस घटक का आप मूल प्रभाज निकाल रहे हैं, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं, और इसे x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब मूल प्रभाज हमने बताया था, बिलियन का तो निकलेगा नहीं। आप सोच रहे हो कैसे बोल रहा है सर, इसलिए जैसे आपसे कहेंगे बिलियन की प्रतिशतता ज्ञात करो, तो बिलियन की प्रतिशतता तो 100 होगी, है ना।
विलेय की प्रतिशतता हो सकता है 10% हो, विलायक की प्रतिशतता कितनी हो 90% हो। तो उसी प्रकार से मूल प्रभाज विलयन का नहीं निकलेगा, या तो विलेय का निकलेगा या विलायक का निकलेगा। तो इसे x से प्रतिशत कहते हैं। तो विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा, तो विलेय का मूल प्रभाज x है, तो विलेय का मूल प्रभाज होगा xb इक्वल टू विलेय के मूलों की संख्या, तो विलेय के मूलों की संख्या लिखेंगे हम nb अपॉन विलयन के कुल मूलों की संख्या। तो विलयन में कितने घटक हैं, विलेय और विलायक, तो विलायक के मूलों की संख्या प्लस विलेय के मूलों की संख्या, और अंश कितने में निकालते हम 1 में निकालते, तो इंटू 1 लिखा नहीं जाता इसलिए फॉर्मूला नहीं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए x इक्वल टू माने विलायक का मूल प्रभाज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, विलायक के मूलों की संख्या बटा na प्लस nb इंटू 1, ये 1 लिखा नहीं जाता, तो हो जाएगा x इक्वल टू na अपॉन na प्लस nb, ये हो जाएगा। तो जिस घटक का मूल प्रभाज निकल रहा है उस घटक के मूलों की संख्या ऊपर बटा विलयन के कुल मूलों की संख्या नीचे, इसके अनुपात को क्या कहते हैं हम, मूल प्रभाज कहते हैं। तो यदि विलयन में 2 से अधिक घटक हैं, जैसे हमने आपको प्रतिशतता में बताया था, सपोज दैट विलयन में 3 घटक हैं a b c, तो इसका मूल प्रभाज हो जाएगा x, इसका हो जाएगा xb, इसका मूल प्रभाज होगा xc, और a के मूलों की संख्या हो जाएगी na, b के मूलों की संख्या हो जाएगी nb, और इसकी हो जाएगी nc। तो अगर आपको निकालना है xa का मूल प्रभाज, तो xa का मूल प्रभाज बराबर हमने क्या बताया, na के मूलों की संख्या अपॉन na की मूलों की संख्या प्लस nb के मूलों की संख्या प्लस nc के मूलों की संख्या। हमने आपको पिछले वीडियो में प्रतिशतता में ऐसे निकालना बताया था, इसमें इंटू 1 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए सर xb पूछें आप, तो nb अपॉन na प्लस nb प्लस nc, ठीक है। तो अगर आपसे निकाला जाए xc इक्वल टू, तो xc इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, xc इक्वल टू nc अपॉन na प्लस nb प्लस nc। इस प्रकार से अब आपको 2 कंडीशन देखनी है, क्योंकि आगे जो कुछ न्यूमेरिकल है ना, वो कुछ डेरिवेशन है, उसमें कंडीशन लगती है। कोई भी जैसे आपने विलयन लिया और विलयन में 10% सॉल्यूट है यानी Cl है और 90% वाटर है, तो टोटल परसेंट कितना है 100 है। तो हम क्या कह रहे हैं, मूल प्रभाज हम कितने में निकालते 1। तो यदि आप विलेय और विलायक के मूल प्रभाज की वैल्यू निकालेंगे तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू 1 आएगी। जैसे इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 100 आ रही है। तो हमेशा ये ध्यान देना कि x से, ये कंडीशन लगती है आगे डेरिवेशन में, x से प्लस x बी इक्वल टू 1 ये होता है। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या होती अभी निकाली थी हमने, na अपॉन na प्लस nb प्लस x की वैल्यू क्या होगी nb अपॉन na प्लस nb, एलसीएम ले हम तो क्या बनेगा na प्लस nb, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा na, ये कैंसिल हो गई, क्या बचेगा nb, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या वैल्यू आएगी 1। इस प्रकार से विलयन में जितने चाहे घटक हैं सभी घटकों के मूल प्रभाज का योगफल कितना आता है 1 आता है। एक कंडीशन और लिखनी है, यदि हमने पानी लिया और ये पानी कैसा है शुद्ध है, तो इसे बोलेंगे हम शुद्ध विलायक, माने इसमें कोई भी विलेय नहीं घुला है। तो शुद्ध विलायक लेंगे, तो शुद्ध विलायक को कैसे प्रदर्शित कहते हैं ए से, मूल प्रभाज क्या से करेंगे x से। तो इसमें x से माने इसका मूल प्रभाज क्या होगा, हमें बोल रहा शुद्ध विलायक का मूल प्रभाज, तो शुद्ध विलायक का मूल प्रभाज बराबर शुद्ध विलायक के मूलों की संख्या बटा विलयन के कुल मूलों की संख्या। अब आप ये बताओ इसमें विलेय है क्या, नहीं है, शुद्ध विलायक है, इसमें ग्लूकोज घुला नहीं है, कुछ नहीं घुला है, तो विलेय के मूलों की संख्या होगी क्या, नहीं होगी, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा Na अपॉन Na इक्वल टू 1। इस प्रकार यदि कोई घटक बिल्कुल शुद्ध है, प्योर, उसमें विलेय नहीं है, तो शुद्ध विलायक का मूल प्रभाज की वैल्यू कितनी होती है 1। उसी प्रकार से अगर आपने इसमें शुद्ध शक्कर भर ली, क्या है शुद्ध शुगर, तो ये क्या हो गई शक्कर, शुद्ध विलेय हो गया। तो शुद्ध विलेय क्या होगा, तो शुद्ध विलेय का अगर आप मूल प्रभाज निकालेंगे तो XB बराबर होता है NB अपॉन Na, विलयन के कुल मूलों की संख्या NB। तो अब ये शुद्ध शक्कर है, शुद्ध विलेय है, तो इसमें क्या पानी है, नहीं है, पानी को क्या बोलते हैं विलायक, तो यहाँ पर Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो बचेगा क्या NB अपॉन NB माने 1। ठीक है, तो इस प्रकार विलयन में जितने भी घटक हैं वो अगर शुद्ध घटक है, विलयन से अलग शुद्ध जल है, शुद्ध शक्कर है, तो उनका मूल प्रभाज की वैल्यू हमेशा 1 आती है। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है।